सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम चलते हैं अपनी क्लास की तीसरी क्लास में। मैंने कल तक आपको बता चुका था जनन का प्रकार, है ना। जनन दो प्रकार का हो रहा था। पहला था लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन हमने दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा चुके हैं कि लैंगिक जनन क्या था, अलैंगिक जनन क्या था। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास में आगे चलते हैं। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के विधियां, है ना, कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए आज हमारा रहेगा टॉपिक अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक है, अब अलैंगिक जनन का जो पहला विधि हमारा है वो है द्विविभाजन। द्विविभाजन, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन पहला हमारा है, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो आपको ये पता हो ही क्या होगा। द्विविभाजन का मतलब दो भाग, है ना। किसी भी जनक का दो भाग हो जाता है ना। तो हम ये कह सकते हैं इसको कि द्विविभाजन की विधियां वह विधि जिसमें जनक दो समान टुकड़ों में विभाजित होकर दो नए संतान को उत्पन्न करता है, उसे हम द्विविभाजन कहते हैं। यानी जनक अपने आप को, यानी शरीर को, अपने आप को दो भागों में विभाजित करके वो दो नए नए संतान को उत्पन्न करता है, जिसे हम द्विविभाजन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस विधि में जनक का शरीर दो टुकड़ों में बंटकर दो नए संतान उत्पन्न करता है। हो गया। इस विधि में जनक का शरीर दो टुकड़ों में बंटकर, यानी जो जनक रहेंगे वो शरीर नष्ट हो जाता है और दो उसी शरीर से दो नए जीव का उत्पन्न होता है, उसे हम द्विविभाजन कहते हैं। जैसे ये हमारा जीव है, अमीबा मान लेते हैं इसको। ये क्या है? अमीबा, ठीक है। और ये आपका DNA। ये क्या होता है? धीरे धीरे टूटने का काम करता है, जैसे हम पहले भी आपको बताए थे। जिसको हम इधर दर्शाते हैं, ये DNA और ये अमीबा, ठीक है। फिर ये टूट जाता है, ये हुआ DNA, ये DNA और ये अमीबा, ये भी अमीबा, ठीक है। दोनों अमीबा हुआ। अब ये आगे चल के फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दोनों आपस में अलग अलग हो जाते हैं। तो ये दो जीव का निर्माण हुआ, ये इसका DNA और ये भी DNA और ये दोनों अमीबा। यानी आप समझ चुके हैं एक ही जीव
धीरे धीरे दो टुकड़ों में विभाजित होकर दो नए संतान को उत्पन्न किए। ठीक है, तो यही विधि हमारा कहलाता है द्विविभाजन। जिसमें उदाहरणों के तौर पर लिख सकते हैं एग्जाम्पल में जो द्विविभाजन का 2-3 और जीव हैं, जैसे पहला अमीबा, युगलीना, प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा के सभी प्राणी। ठीक है, सभी प्राणी प्रोटोजोवा के जितने भी प्राणी होंगे इस तरह के एक कोशिकीय जो एक कोशिका के होंगे वो सारे प्राणी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका उदाहरण हो गया अमीबा, युगलीना, प्रोटोजोवा के सभी प्राणी। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ होगा। दूसरा जो विधि है वो है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन स्पोरुलेशन। ठीक है, ये हमारा है बीजाणु जनन। अब ये नाम से पता चल पा रहा होगा ये जो हमारे जनन होंगे वो किसके द्वारा, बीज के द्वारा होंगे, यानी बीज इसमें एक नया संतान को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझेंगे कि इस जनन में जनक के बीज द्वारा नए संतान का उत्पन्न होता है, यानी जनक बीजाणु उत्पन्न करते हैं, बीजाणु उत्पन्न करते हैं और उसी से एक नया संतान का उत्पत्ति होता है, यानी नए संतान बनते हैं। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे कि इस जनन में जनक बीजाणु उत्पन्न करते हैं और बीजाणु फिर विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, तुम इसे लिख सकते हैं इस जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं और बीजाणु विकसित होकर नए पौधा बनाता है। ठीक है, क्या हुआ, इसमें इस जनन में जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और बीजाणु विकसित होकर नए पौधा बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं बीजाणु जनन, स्पाइरुलेशन। ठीक है, तो इसमें जो उदाहरण होंगे पैनासिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम। ठीक है, इसका उदाहरण पेनिसिलियम जो कि इस तरह का पौधा होता है, पेनिसिलियम। और यहाँ पर इसका बीजाणु उत्पन्न करते हैं। और यही बीज ये सारे बीज हैं और यही बीज अंकुरित होकर नए पौधा का निर्माण करता है। तो ये हमारा कहलाता है बीजाणु जनन। हमारे तीसरे विधि में आएंगे मुकुलन, बडिंग। ठीक है, मुकुलन। चलिए, मुकुलन का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि जो बांस का पौधा होता है इस तरीके से, उसके नीचे से छोटा छोटा, जिसे आप लोग पकौड़ी के नाम से जानते होंगे, बांस के नीचे से पकौड़ी टाइप का कुछ निकलता है, वही आपका मुकुल कहलाता है, मुकुल। ठीक है, जिसके द्वारा फिर ये बड़े होकर एक नए बांस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इस जनन में जनक के शरीर द्वारा मुकुल बनता है, जनक के शरीर में मुकुल बनता है और मुकुल जनक से धीरे धीरे अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं इस जनन में जनक के शरीर में मुकुल बनता है तथा मुकुल
मुकुल जनक से अलग होकर नए पौधा का निर्माण करता है। ठीक है। इस जनन में क्या हो रहा था कि जनन में जनक के शरीर में मुकुल बन रहा था और मुकुल फिर पौधे से धीरे धीरे अलग होकर एक नया पौधा बना रहा था। ठीक है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल आसान सा है, ईस्ट तथा हाइड्रा। ठीक है, ईस्ट और हाइड्रा इसका एक बढ़िया सा उदाहरण है। चलिए हम देखते हैं किस तरह से बनता है। मान लेते ये हमारा हाइड्रा है। ठीक है, इसमें इस तरह से मुकुल बनता है। ठीक है, फिर आगे चल के ये क्या था, हाइड्रा। ये आगे चल के इस तरीके का हो जाता है। फिर ये यहां से अलग हो जाता है। ठीक है, अलग होने के बाद ये एक फिर से नया पौधा बना लेता है। तो क्या हुआ, ये था आपका मुकुल, ये आपका मुकुल है, ये था हाइड्रा, फिर ये है हाइड्रा, ये आपका रहा मुकुल, फिर ये आपका मुकुल बड़ा होकर बना लिया क्या, एक हाइड्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये मुकुलन जनन होता है, मुकुलन जनन। ठीक है, जो हमारा अलैंगिक का तीसरा भाग था, मुकुलन जनन। कोई तरह की दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, किस तरह से बनता है, किस तरह से अलग होता है, आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगला में, चौथा नंबर। अगला हमारा चौथा नंबर है जो है खंडी भवन। खंडी भवन, खंडी भवन फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अगला हमारा चौथा नंबर था खंडी भवन। तो इसमें क्या होता है, खंडी मतलब आप समझ रहे होंगे क्या, खंडित होना है ना, खंडित होना यानी टुकड़ों में विभाजित होना, बट जाना। ठीक है, तो ये जनन हमारा कहलाएगा खंडी भवन जनन। ठीक है, तो ये जो विधि हमारा ये किस तरह काम करता है, इसमें जो जनक होते हैं हमारा वो खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद उसका टूटा हुआ हर भाग एक नया संतान बना लेता है। यानी मान लेते हैं ये हमारा जनक है, तो यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, और ये अलग अलग जो सारी चीज अलग अलग है, ये फिर एक नया संतान, नया जनक अपने आप को बना लेता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि इस जनन में जनक खंडित होकर एक नया संतान, नहीं एक नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये खंडित होकर एक से अधिक संतान बनाएंगे, है ना। तो कोई भी चीज अगर खंडित होगा तो एक से अधिक बनाएंगे, एक नहीं। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे इस जनन में जनक खंडित होकर नया संतान का निर्माण करता है। ठीक है, खंडित होकर निर्माण करता है। जैसे इसका उदाहरण एग्जाम्पल में लिख लीजिए, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा, इसके देखिए चित्र द्वारा देखते हैं ये किस तरह से खंडित होते हैं।
ठीक है। ये हमारा खंडित होता है, ये हमारा स्पायरोगायरा है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र, ये स्पायरोगायरा का चित्र है। और ये हमारा खंडित हो जाता है, सारे भाग इसका खंडित होते हैं, ये खंडित होता है हमारा, ठीक है। लेकिन खंडित तब होगा जब ये अपने आप को संपूर्ण तरीके से परिपक्व कर लिया होगा, यानी इसकी जो आयु सीमा होगा वो आप ये पहुंच चुका होगा वहां तक, यानी परिपक्व हो चुका होगा, तब ये टूटना यानी खंडित होना शुरू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कटेगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये आगे बनाएगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से खंडित होगा और फिर आगे जाएंगे सब, ये टूट, यहाँ से परिपक्व होकर टूटे और फिर ये अलग अलग स्पायरोगायरा अपने आप को ये बना लेंगे, वो इस तरीके से। इस तरीके से हमारा स्पायरोगायरा परिपक्व होने के बाद खंडित होंगे, खंडित होने के बाद एक अपने आप को एक नया संतान के रूप में ढाल लेंगे, ठीक। चलिए यहाँ पे नोट में आप लिख लीजिए, नोट करके कि स्पायरोगायरा तब टूटना आरंभ होता है जब वो परिपक्व होता है, तब वो नई संतान का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, जब परिपक्व होता है तब खंडित होना आरंभ होता है तथा नई संतान तब नए संतान बनाता है, ठीक है। जब वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाएंगे तब वो खंडित होंगे और उसके बाद वो नया संतान बनाएंगे। इसके बाद अगला जो हमारा जनक है, अगला हमारा 5वां नंबर जो है वह हमारा पुनरूढ़ भवन, ठीक है। पुनरूढ़ भवन यानी रीजनरेशन, ठीक है। पुनः जन्म लेना है ना, पुनरूढ़ यानी पुनः से निर्माण होना, ठीक है। उसे हम कहेंगे पुनरूढ़ भवन यानी रीजनरेशन, मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब स्थिति, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो जनक होते हैं वो कट जाते हैं, है ना। जनक जो होते हैं उसका शरीर का कोई भी भाग, जैसे आप लोग जानते होंगे कोई भी पेड़ के कलमी काटते हैं तो पेड़ का कोई भी भाग को काट के उससे थोड़ा सा प्लास्टिक से, सूती के बोरे से मिट्टी डालकर बांध दीजिए, उसमें नमी को डालते रहिए, तो क्या होता है कि नई वहां से नए पौधे बन जाते हैं, है ना। यानी शरीर का कोई भाग आप काटेंगे और बनाएंगे तो वहां पर नया पौधा बन जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो पुनरीढ़ भवन है वही है, उसी का नाम, जिसमें क्या होता है कि जनक का कोई भी अंग को आप काटिए वहां से एक नया पौधा आपका बन जाएगा, ठीक है। वही हमारा कहलाएगा पुनरूढ़ भवन। इस
प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर का कोई भी कटा हुआ भाग एक नया, कोई भी कटा हुआ भाग नया संतान बनाता है। समझ गए? इस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कटा हुआ कोई भी भाग, चाहे कहीं से भी काट दिया गया हो, वो नया संतान बना लेगा। ठीक है, जैसे जो इसकी जो क्षमता है, पुनरुट भवन की क्षमता सबसे ज्यादा प्लेनेरिया में पाया जाता है। वो आलू टाइप का होता है, उसी में उसका नाम प्लेनेरिया है, जिसमें सबसे ज्यादा इसकी भावना पाई जाती है। यानी उसको कहीं से भी काट दिया जाए, जैसे मानते हैं हमारे ये आलू है, तो इसमें देखते हैं एक इस तरह का कली निकला हुआ रहता है ना। तो ये कली से काटने के बाद ही आपका ये पौधा बनेगा, वरना अगर यहाँ से ये कट के इस तरह से निकल गया तो नहीं बनेगा। लेकिन प्लेनेरिया जो है उसमें उसका कहीं भी भाग को काट दीजिए, किसी कहीं से भी, तो वो एक नया संतान बना लेगा, है ना। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए प्लेनेरिया। ठीक है, जैसे ये आपका प्लेनेरिया है। ठीक है, प्लेनेरिया। ठीक है, इसको कहीं से भी आप काटिए, है ना, इस तरीके से इसका हर एक कटा हुआ भाग, है ना, सारा कटा हुआ भाग, चाहे वो हो या ना हो, तो सभी एक नया संतान बना लेगा। सभी से प्लेनेरिया बनना ही बनना है, हर हाल में बनेगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं संपूर्ण प्लेनेरिया। चलिए इसमें दो नए पॉइंट्स लिख लेते हैं, नोट करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए नोट में लिख लीजिए, नंबर 1 में इस प्रकार के जनन में जनक का कटा हुआ भाग नया संतान बनाता है। ठीक है, और नंबर 2 में है कि पुनरुट भवन की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें बताया? हाँ, सबसे ज्यादा प्लेनेरिया में पाया जाता है ना, प्लेनेरिया में पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। यहाँ तक हमारे ये आप समझ चुके होंगे कि लैंगिक जनन की विधियां किस किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, तो अब इसे साफ साफ साबित हो गया होगा कि जो हमारे अलैंगिक जनन है वो कभी भी मनुष्य में नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लगता है कि मनुष्य का कोई भी अंग काट देने के बाद नया अंग बन जाएगा, नहीं ना। तो ये अलैंगिक जनन संभव नहीं है मनुष्य के लिए। इसके बाद हम देखते हैं अलैंगिक जनन की विधियां में पौधों में अलैंगिक जनन। ठीक है, पौधों में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होती है? पौधों में अलैंगिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, पौधों में अलैंगिक जनन।
तो पौधे में अलैंगिक जनन कहने का मतलब आपको पता है कि अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। ये तो कंफर्म है, किसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं इसमें। तो आपको पता होगा कि जब पौधे में अलैंगिक जनन की विधियां हैं वो 3 तरीकों से, 3 जगहों से हो सकती है। पहला जड़ से, दूसरा तना से और तीसरा पत्ती से। इन तीनों चीज के अलावा तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि पौधे हमारे इस टाइप के हो सकते हैं, इस टाइप का हमारा पौधे हो सकते हैं, है ना। इसमें तो 3 ही जगह है जिससे हो सकता है, चाहे वो पत्ती से हो या तना से या जड़ से। ठीक है, तो इन तीनों जगहों से हमारा पौधे में अलैंगिक जनन हो सकते हैं। ठीक है, तो पौधे में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। चलिए 1 नंबर लिखते हैं, पौधों में अलैंगिक जनन को अलैंगिक जनन कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें हम पौधे के किसी भी भाग को, है ना, किसी भी भाग को काटकर अलग जगहों पर लगा सकते हैं। जैसे अब पौधे की बात है तो पौधे के तो 3 भाग हम काट सकते हैं। जैसे मान लिए कि ये हमारा पौधा है ना, तो ये आपका पत्ती रहेगा, ये तना और ये जड़। तो इन्हें 3 जगहों से हम नए पौधे उगा सकते हैं, है ना। तो इसे लिख सकते हैं कि जो था पौधे में अलैंगिक जनन को कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन भी कहा जाता है। तो पौधे में कायिक जनन हमारा किसी भी भाग द्वारा हो सकता है। पौधे में कायिक जनन पौधे के किसी भी भाग से किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे मातृ पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है। यानी मातृ पौधे वो जो हमारे पौधे पहले से अवेलेबल रहेंगे और उसी से हमारे नए पौधे बनेंगे, वो हमारे मातृ पौधे कहलाएंगे। ठीक है, जो बनेंगे वो नए पौधे। जैसे मानते हैं ये हमारा पौधा है ना, इसको काटकर, एक अंग को काटकर हम यहाँ पर एक नए पौधा बना लिए, है ना। तो ये हमारा क्या कर रहा है, कायिक जनन, है ना, कायिक जनन। ठीक है, तो ये हमारा कायिक जनन पौधे में आराम से किया जा सकता है। कायिक जनन को हम अलैंगिक पौधे में अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कायिक जनन की विधियां। ठीक है, चलिए हेडिंग डालते हैं, कायिक जनन की विधियां। ठीक है, कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपका है कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम कायिक
जनन, ठीक है। इसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमारे कायिक जनन दो प्रकार का, कायिक जनन का विधि जो था वो दो प्रकार का था। पहला हमारा प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे और इससे आगे जो भी चीजें होगी, जो भी आएंगी, हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप मेरी क्लास को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे पास जितने व्यूवर्स आएंगे, जितने सब्सक्राइबर्स रहेंगे, उसके अनुसार हमारी जो वीडियोस है वो लाइव हो पाएंगे, हम आपके साथ लाइव रह सकेंगे और आपके हर कमेंट का जवाब हम आपको लाइव रखकर उसी समय दे पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को, आप सभी का मेरा नमस्कार। और चलिए हम देखते हैं कि जितने हम पढ़ें इसे कुछ नोट्स हम देख लेते हैं थोड़ी सी। आपको जो हम बताए थे अलैंगिक जनन में कि अलैंगिक जनन में जो है सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होता है ना। सिर्फ एक जनक ही अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो वो जो संतान उत्पन्न होते हैं उसे कहते क्या है? तो अलैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को क्लोन कहा जाता है। क्या? क्लोन, ठीक है, क्लोन कहा जाता है, समझ गए। अलैंगिक जनन द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है उसे क्लोन कहा जाता है, जिसमें उत्पन्न जो नया संतान होता है वो हूबहू अपने जनक के अनुसार, जनक के जैसा होता है, रंग रूप और आकृति हर एक चीज में किसके जैसा? अपने जनक के अनुसार होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होता है, एकदम हूबहू, ठीक है। रंग रूप आकृति हर एक चीज में हूबहू होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। चलिए मेरे दो सवाल का जवाब आप लोग दीजिए, ठीक है। पहला सवाल, पुनरूढ़ भवन क्या है? पुनरूढ़ भवन जो था अलैंगिक जनन का विभाजन की विधि, वो क्या है? और दूसरा हमारा खंडी भवन, ठीक है, खंडी भवन। इन दोनों को परिभाषित करके और इसका उदाहरण देकर हमें समझाइए, ठीक है। तो चलते हैं, मुस्कुराते रहिए आप लोग।